सो हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कि यार अभी बोर्ड एग्जाम आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है और अभी काफी बच्चों ने मतलब एनसीईआरटी फॉलो नहीं किया है, ठीक है, या एनसीईआरटी फॉलो किया भी है तो भी मतलब वो लोग डाउट में कि यार लास्ट मोमेंट में अभी एनसीईआरटी की चीजों को पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो मैं उसको उसका एग्जाम्पल लेके मतलब एक चैप्टर हम लोग रिवाइज करेंगे। तो जब चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है, चैप्टर 3 हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर का मैंने क्या किया है, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया और पीडीएफ में मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, इस पीडीएफ का जो इस पीडीएफ को मैं इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है, और हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कितने कम टाइम में हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर अभी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, देखिए किसी भी चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है ना वो हमको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि चार्जेस इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। अब यार ये तो बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट का, या तो आप ये लिख दो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि स्टेडी करंट के बारे में दिया हुआ है, एक वर्ड स्टेडी वर्ड यूज किया है। डिवाइसेस वेयर चार्जेस फ्लो इन ए स्टेडी मैनर। ठीक है, क्या क्या डिवाइस हो गया, जैसे टॉर्च हो गया, सेल ड्रिवन क्लॉक हो गया। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, ये किसके बारे में बोल रहे हैं, ये डीसी करंट के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, डीसी करंट डायरेक्ट करंट के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, बेसिकली जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, दिस इज अबाउट डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए आपका एक अलग चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, वहां पे वो सब चीजें हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो जितना भी हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे वो क्या होगा, वो डीसी होगा। ठीक है, तो वो कहाँ पे, वो तो उसका सोर्स क्या होता है, बैटरी या सेल होता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी सम बेसिक लॉस कंसर्निंग स्टेडी करंट। ठीक है, अच्छा, फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक 3.2, तो यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है, द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज flowing across an area in the forward direction in time t is proportional to t। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेडी करंट, मतलब जो चार्ज होगा वो प्रोपोर्शनल टू टी होगा। ठीक है, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो हो गया आपका करंट। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, या I इज इक्वल टू हम लोग जो लिखते हैं Q बाई टी। तो ये जो I है ना, ये आपका स्टेडी करंट है, ये आपका स्टेडी करंट है। ठीक है, अच्छा, फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। ठीक है, स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करने से और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में अगर हम आ गए तो यहाँ पे अगर देखें तो वही फिर आपका यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जो करंट का फॉर्मूला दिया हुआ है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, फिर अगर चार्ज वेरी कर रहा है तो आपका डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, ये तो हमको पता है यार। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, ये उतना मतलब थ्योरी क्वेश्चन यहां से इतना आने का चांस नहीं है मेरे हिसाब से। फिर आगे हम लोग ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ओम्स लॉ क्या है, V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है, वो R है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो मतलब जो R होगा ना वो V और I पे डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए तो उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। मतलब इस इक्वेशन में वो कांस्टेंट है, V इज इक्वल टू RI में R कांस्टेंट है। R कांस्टेंट है मतलब क्या है, V और I अगर चेंज करते हैं तो R चेंज नहीं होगा, तो R वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो R किस पे डिपेंड करता है, R is resistance. It not only depends on the material कौन सा है, but also on dimensions। ठीक है, उसके डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए तो हम लोग लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई लिखते हैं ना। ठीक है, तो R जो है वो रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, R जो है वो रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो वो R किस तरह से डिपेंड करता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, या रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, R प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, खाली यहाँ पे देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L कब होगा, जब एरिया कांस्टेंट है, जब एरिया कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए वीडियो आपको पूरा देखना है, सिर्फ पीडीएफ डाउन, अब यहाँ तक आपको ये चीज पता चल गया होगा कि सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करने से नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है।
ठीक है। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया कब होगा? जब लेंथ कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन जब वैलिड होगा तभी ये चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे अगर स्ट्रेचिंग, वायर को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, तो वायर को जब हम लोग स्ट्रेच कर देंगे तो उस केस में उसका एरिया भी चेंज होता है, ठीक है। तो वैसे कंडीशंस में आपका आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होगा और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा, फिर आपका v इज इक्वल टू आई आर जो था उसमें r की जगह पे रो एल बाई सब्स्टिट्यूट किया तो ये रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे टर्म इन्होंने डिफाइन किया है, क्या टर्म डिफाइन किया है? करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। इसका सिंबल क्या है? जे, स्मॉल जे, ठीक है। यूनिट क्या हो गया? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट पर मीटर, करंट पर एरिया, सो करंट हो गया एम्पियर और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां पे देखिए और एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, E इज इक्वल टू रो जे, मतलब ये देखिए यहाँ पे बोल्ड लेटर में है, मतलब वो वेक्टर में है, ठीक है। तो मतलब एक्चुअल जो एक्सप्रेशन है वो आपका ये है, E इज इक्वल टू रो जे। तो ये आपका हो गया ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये हो गया आपका ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो जो अगर नॉर्म ये है v इक्वल टू आर आई जो है ये आपका स्केलर फॉर्म है, स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। E इक्वल टू रो जे से हम लोग v इज इक्वल टू आर आई निकाल सकते हैं, ठीक है। वो चीज यहाँ पे एनसीईआरटी में आपका डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जैसे आपको ये इक्वेशन अगर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू माइनस ई ई बाई एम। अब यहाँ पे देखिए जो a है ना ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वो बोल्ड में है। तो यहाँ पे माइनस साइन जो आ रहा है, माइनस साइन का मतलब क्या है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया ये वाला रिलेशन, यहाँ पे जो निकाला है ये मैंने साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है। अब अगेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए यहाँ पे माइनस साइन एक आ रहा है, ठीक है। माइनस साइन का मतलब क्या है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका वीडी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट। नेगेटिव साइन का कभी कभी सिग्निफिकेंस पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर और एक रिलेशन जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पे पूछ सकते हैं वो हो गया आपका करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे ये रिलेशन दिखाया है, यहाँ पे मैंने से लिखा है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो इसका प्रूफ आ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ इसी रिलेशन से हम लोगों ने फिर करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाला, ठीक है। ये और एक चीज हमको प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ठीक है। फिर यहां से कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन निकालने के लिए आ सकता है। कंडक्टिविटी सिग्मा है, रेजिस्टिविटी रो है, रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, तो रो इज इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है, ठीक है। एग्जांपल्स वगैरह क्या देखने हैं उसके लिए तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। मोबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी। अब यह देखो यहाँ पे अगेन बार बार बोल रहा हूँ, ये जो बोल्ड लेटर में मतलब वो वेक्टर है इसलिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो ये अगर फॉर्मुला याद है ना तो मोबिलिटी का डेफिनेशन भी हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मोबिलिटी क्या होता है, ऊपर क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मोबिलिटी इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। डेफिनेशन नहीं रखना है, सिर्फ हमको फॉर्मुला अगर पता है, ये फॉर्मुला अगर पता है तो हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हमारा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ये मोबिलिटी, देखिए मोबिलिटी का एक्सप्रेशन क्या है, म्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम, ठीक है। मोबिलिटी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम, ठीक है। तो यहां पे जो ई टाउ बाय एम आया है इससे हम लोग क्या सबक सीखते हैं कि जो मोबिलिटी है, मोबिलिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास जितना ज्यादा होगा मोबिलिटी उतना ही कम होगा, भारी चीज का मोबिलिटी कम होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए एक एक्स्ट्रा चीज खाली आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी है वो ज्यादा होता है होल के मोबिलिटी से, ठीक है। ये टॉपिक सेमीकंडक्टर्स में है खाली,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी होल के मोबिलिटी से ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर से अच्छा होता है। अगर एग्जाम में कभी पूछ लिया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो पीएनपी से अच्छा क्यों होता है, क्योंकि पीएनपी में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल, एनपीएन में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। फिर आगे आपका और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है वो है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो तीन ग्राफ है ना, ये तीन ग्राफ ड्रॉ करना है और यहां पे आपको 3 पॉइंट, इन तीन ग्राफ का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको डिस्कस करना है कि देखिए मतलब यहां पे जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आई वी प्रोपोर्शनल टू आई, तो वी अगर प्रोपोर्शनल टू आई है तो मतलब वी और आई के बीच में ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, बट ये स्ट्रेट लाइन ना हो कि ये थोड़ा सा यहाँ पे बेंड हो जाता है, कर्व टाइप का होता है, तो ये वी सीधे मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये एक लिमिटेशन हो गया, ठीक है। ओम्स लॉ मतलब यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ठीक है, मतलब जैसे ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ है, सब जगह पे वैलिड है, ओम्स लॉ नहीं है, ओम्स लॉ सिर्फ ओमिक कंडक्टर्स के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा नहीं, कुछ कंडक्टर्स में वो फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सेकंड पॉइंट, रिलेशन बिटवीन वी एंड आई डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ वी, तो वी पॉजिटिव होने से ग्राफ का नेचर यहाँ पे अलग हो रहा है, वी निगेटिव होने से ग्राफ का नेचर अलग हो रहा है, तो ये ठीक बात नहीं है, मतलब ये लॉ तो बोता नहीं है, ठीक है। मतलब ओम्स लॉ के हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए था ना, जो आई वी ग्राफ है, अगर आई और वी का ग्राफ है तो कुछ ऐसा होना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बट पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा वो स्ट्रेट लाइन टाइप का होना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जैसे पर्टिकुलर वोल्टेज में पर्टिकुलर करंट, क्योंकि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट है, तो वोल्टेज अप्लाई किया आपको करंट मिला, अलग एक वोल्टेज में दूसरा करंट मिला, तो V1 I1 V2 I2, तो ये सेम वोल्टेज में दो करंट नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये मतलब दिखा रहा है कि यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे करंट का वैल्यू सेम है, वोल्टेज आप दो अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे V1 यहाँ पे V2, तो ये यूनिक वैल्यू ऑफ करंट नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन V and I is not unique, the relation between V and I is not unique, there is more than one value of V, ठीक है। किसमें होता है ये, गैलियम आर्सेनाइड में होता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, ठीक है। तो इसमें यार देखो यार, इसमें कुछ पढ़ने वाली बात है नहीं, कंडक्टर का ऑब्वियसली रेजिस्टिविटी सबसे कम होगा, इंसुलेटर का सबसे ज्यादा होगा और सेमी कंडक्टर्स का बीच में होगा, ठीक है। ये टेबल आपको याद करना नहीं है, जनरल आपको नॉलेज होने से हो गया, ठीक है। फिर रेजिस्टर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दो टाइप के रेजिस्टर्स क्या क्या होते हैं, तो एक हो गया आपका वायर बाउंड रजिस्टर और एक हो गया आपका कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर काम का रजिस्टर है, वायर बाउंड रजिस्टर काम का है, बट कम मतलब उसका ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो वायर बाउंड रजिस्टर्स पे एग्जांपल दे दिया, मैग्नेनियम दे दिया, कॉन्स्टेंटाइन दे दिया, निक्रोम दे दिया, ठीक है। दीज इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आर टिपिकली इन द रेंज ऑफ कुछ ओम से लेकर कुछ 100 ओम्स तक, ठीक है। अब रेजिस्टर्स ऑफ हायर रेंज किससे बनता है, कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं। कार्बन रेजिस्टर्स का एग्जाम एडवांटेज क्या है पूछ सकते हैं, आर कॉम्पैक्ट, इनएक्सपेंसिव, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स में बहुत यूज सकते हैं, आर स्मॉल इन साइज, हेंस देयर वैल्यूज आर गिवन यूजिंग कलर कोड, तो यहाँ पे वो कलर कोडिंग के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कलर कोडिंग के लिए आपको ये चीज याद होना चाहिए, ठीक है, कौन से कलर के लिए क्या क्या वैल्यूज है, ठीक है। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ये अपने को ने प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ये रिलेशन, ठीक है, ऐसे रिलेशन आप लोगों ने लीनियर एक्सपेंशन में भी पढ़े होंगे, ये रिलेशन है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये जो तीन ग्राफ है, ये तीन ग्राफ आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, ये तीन ग्राफ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, हो गया आपका काम, ठीक है। इसमें देखिए सोचने वाली बात ये, देखो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन के बेसिस पे ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है कि जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है, रो इज इक्वल टू m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। अब जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर के केस में जो रो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, मतलब जो टाउ है वो डिसाइड करता है कि रेजिस्टिविटी क्या होगा, उसमें कंडक्टर में आप एन को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। बट सेमी कंडक्टर्स में क्या होगा, जो रो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, ठीक है, सेमी कंडक्टर्स में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है, तो इसीलिए क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से वहां पे नंबर ऑफ कंडक्ट मतलब नंबर ऑफ फ्री चार्जेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है, तो सेमी कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है, कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी इंक्रीज होता है, क्योंकि मतलब आप जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जल्दी जल्दी कोलिजन होते हैं, तो टाउ डिक्रीज होता है,
टाउ अगर डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यही चीज दिया हुआ है यहाँ पे जो मैंने अभी बोला है आपको। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर। तो इसमें आपका बेसिकली पूछ सकते हैं, ये डेरिवेशन पूछ सकते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर, जो डेरिवेशन है। ठीक है, तो छोटा सा डेरिवेशन है, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में वोल्टेज को हम लोग क्यों हाई वोल्टेज में सेट करते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मर के एप्लीकेशन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, और यहीं पे ये सेम चीज यहाँ पे भी उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, कॉम्बिनेशन और रजिस्टर में मेरे ख्याल से डेरिवेशन नहीं आएगा, आएगा तो सिंपल सर्किट आएगा सॉल्व करने के लिए सीरीज पैरेलल का। ठीक है, तो यहाँ पे इतना चिंता करने का बात है नहीं। फिर आगे आपका अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेल्स ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सेल बेसिकली वो एक डिवाइस है जो कि आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म्स मतलब आपको जो समझ में मतलब आना चाहिए वो हो गया, एक टर्म हो गया ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करता है। वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तब आप पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, उसको बोलते हैं ईएमएफ। ठीक है, और क्लोज सर्किट में जो होगा उसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ई हो गया आपका ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट का वोल्टेज, और वी हो गया आपका क्लोज सर्किट का। ठीक है, तो जो V होगा वो आपका E से छोटा होगा अगर सेल डिस्चार्जिंग हो रहा है। डिस्चार्जिंग मतलब आप सेल से करंट ले रहे हैं। ठीक है, और ये रिलेशन आपको इंपॉर्टेंट है, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये रिलेशन कब होगा, जब आपका सेल डिस्चार्जिंग होगा, सेल से करंट आप ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आगे आपका यहाँ पे जो करंट है, देखिए करंट इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ डिवाइड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैक्सिमम करंट कब होगा, जब एक्सटर्नल, अगर जैसे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक नॉर्मल पेंसिल बैटरी है सपोज। ठीक है, जो सेल है मतलब, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने इनको ज्वाइन कर दे, इसको ज्वाइन कर दे, ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट करते हैं, इसको बोलते हैं। तो शॉर्ट सर्किट जब आप करते हो तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है वो जीरो होता है। तो मतलब यहाँ पे देखिए आपने लिखा आई इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर, तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी जब जीरो हो जाएगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो एक सेल से हम लोग कब करंट मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते हैं, जब आप सेल को शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट करना मतलब कैपिटल आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये कंडीशन पूछ सकते हैं आपको, मैक्सिमम करंट कब होगा। ठीक है, फिर आगे आ गया इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, एक सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो ये डेरिवेशन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका सीरीज में आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ, ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको डिराइव करने के लिए आता है। फिर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी आपका रास्ता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ ये हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। पैरेलल में है तो देखो, पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट टू क्या होगा, 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू। तो ये तो कोई सोचने वाली बात है नहीं, तो उसका इक्विवेलेंट वैल्यू तो यही होगा। ठीक है, फिर आगे हम लोग कर्चॉफ रूल। कर्चॉफ रूल यार इसमें या तो एप्लीकेशन आएगा या रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जंक्शन रूल इस बार तो मतलब आशा करता हूँ आपका पेपर थोड़ा सिंपल आए, तो ऑब्वियसली अगर सिंपल आए तो जंक्शन रूल, लूप रूल क्या है वो आपको स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जंक्शन रूल में क्या हो गया, एट एनी जंक्शन सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है, मतलब इसको आप मैथमेटिकली लिखना चाहे तो समेशन आई इज इक्वल टू जीरो, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट जंक्शन इज जीरो। ठीक है, फिर आपका लूप रूल हो गया। लूप रूल क्या हो गया, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इन्वॉल्विंग रेजिस्टर्स एंड सेल इन द लूप इज जीरो। मतलब चेंजेस इन पोटेंशियल, रजिस्टर में कितना पोटेंशियल चेंज हुआ, सेल में कितना पोटेंशियल चेंज हुआ, सारे अगर ऐड करते हैं लूप में तो क्या होता है, टोटल जो पोटेंशियल चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो आएगा। ठीक है, तो मतलब समेशन समेशन डेल्टा वी, समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो क्लोज लूप के लिए। ठीक है, अगर ये पूछते हैं कि जंक्शन रूल किस चीज को फॉलो करता है, ठीक है, तो जंक्शन रूल जो है वो फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ
चार्ज, ठीक है। और अगर लूप रूल पूछते हैं क्या कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये सर्किट एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, तो फिर से आने का चांस थोड़ा कम ही है। यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल पहले आ चुके हैं, ठीक है। फिर भी ये एग्जाम्पल, मेरा सजेशन है कि एग्जाम्पल 3.6 एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल डिराइव करने के लिए आ सकता है, सिंपल सर्किट है, तो आपको सिर्फ कर्चॉफ रूल यूज करके आपको ये इक्वेशन डिराइव करने हैं, और फाइनली आपको ये कंडीशन चाहिए R2/R1 इक्वल टू R4/R3, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ये रेजिस्टर्स होगा इनका रेशियो इक्वल होगा, कब होगा, जब बैलेंसिंग कंडीशन होगा, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जब पोटेंशियल सेम होगा, तब यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आएगा। तो गैल्वेनोमीटर में अगर नल डिफ्लेक्शन आ गया, तो ये जो रेजिस्टर्स है, इस साइड का रेजिस्टेंस और इस साइड का रेजिस्टेंस, उसका रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज, ये सेंटेंस भी पढ़ लीजिएगा, ए प्रैक्टिकल डिवाइस यूजिंग दिस प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इज कॉल्ड मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है, इट इज ए प्रैक्टिकल डिवाइस विच इज यूज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों यूज होता है, टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, प्रैक्टिकल में भी आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज का वर्किंग आ सकता है। डिवाइसेस, देखिए ये बात बता दूं कि जितने भी डिवाइसेस है वो पढ़ लीजिएगा, मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है, साइक्लोट्रॉन हो गया। डिवाइस के ऊपर क्वेश्चन तो गारंटेड है, आना है ही, ठीक है। तो मीटर ब्रिज से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस, ये तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स में किया होगा, ठीक है, ये फॉर्मुला भी यूज किया होगा अननोन रेजिस्टेंस के लिए। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, देखिए पोटेंशियोमीटर में ये चीज भी पूछ सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर वोल्टमीटर से अच्छा क्यों है, ठीक है। एक्चुअली आइडियल वोल्टमीटर जो होता है वो पोटेंशियोमीटर ही होता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होने से फायदा क्या है, वो सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं करता है, ठीक है। तो उसके दो एप्लीकेशन है, एक ये सर्किट जो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप सेल का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, सेल का ईएमएफ कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरा एप्लीकेशन हो गया, आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला सर्किट दिया हुआ है, दिस इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, ठीक है। और दूसरा सर्किट दिया हुआ है, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। तो दिस कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ आ गया, तो आपने ये सर्किट ड्रॉ कर दिया, और ये आपकी स्टेप्स हो गए, 3 स्टेप, ठीक है। अगर आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, तो ये सर्किट ड्रॉ कर दिया, फिर भी आपके ज्यादा स्टेप नहीं है, 2 या 3 स्टेप ही है, फाइनल आपका ये एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका ये चैप्टर का एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी, ठीक है। टाइम मिले तो समरी पढ़ने में आपको हार्डली 5 मिनट लगेगा, एक बार पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं तो बोलता हूँ कि देखिए अभी तो वैसे टाइम कम है, बट आपने अगर जो चीज, जैसे मैंने सारा चैप्टर डिस्कस किया, तो ये जो डिस्कशन है, ऐसा डिस्कशन बेसिस पे इंस्टेड ऑफ एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से तो करना है, बट एक मतलब पेज में, 1 या 2 पेजेस में आपने अगर सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए, तो ये रिवाइज करने के लिए आपके पास काफी इजी होगा। मतलब बात, क्योंकि एनसीईआरटी में भी पेजेस काफी है, ठीक है, बट उसका जो समरी होगा ना, अगर आप पेज में लिखेंगे, चाहे वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो, पूरा सेंटेंस ना भी हो, बट इंफॉर्मेशन रहे, ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफी है, 2 पेज में वो चीज आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप, मतलब ये जो वीडियो है जिसमें मैंने मतलब एनसीईआरटी का डिस्कस किया है, ठीक है, वो आपके लिए बेनिफिट हो, आप बेनिफिट होता है नहीं होता है आप बताइएगा, ठीक है। बट दिस इज बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब बेनिफिट तो होना चाहिए, बट फिर भी आपका फीडबैक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बताइएगा कैसा है लगा ये वीडियो, और अगर इमीडिएट चाहिए ऐसे और वीडियोस तो मुझे बताइएगा जल्दी जल्दी। अभी तो रात के ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, ठीक है। तो मैं मतलब कोई कसर नहीं रखूंगा, आप भी कोई कसर नहीं रखिए, मतलब एग्जाम को अच्छा रखना, अच्छा करना है, मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स हमको स्कोर करना है, ठीक है। ओके।